हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए उम्मीद है कि आप लोग मजे कर रहे होंगे और भी मैं आपको मजे करवाता हूँ। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे फेज और फेजर डायग्राम की। तो फेज क्या होता है? देखिए, फेज होता है एंगल मेड बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन। यानी फेज क्या होता है? एंगल मेड बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन। यानी अब यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू 0 पे अपना पार्टिकल है, t इज इक्वल टू 0 पे, और t टाइम पे ये चल के यहाँ आ गया। अब t टाइम पे अगर ये चल के यहाँ आ गया तो इसमें ये एंगल फॉर्म कर दिया। ये जो एंगल है कितना हो गया? ओमेगा टी। और इसकी हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट लिखा था, क्योंकि हमारा जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है यानी इमेजिनरी पार्टिकल जो है वो सेंटर से चल के इस समय कहाँ पे होगा? इस पॉइंट पे होगा। अब इस पॉइंट पे होगा तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये जो ओमेगा टी है इसी को हम लोग कहते हैं फेज। तो ये हो गया फेज एंगल, यानी एंगल मेड बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड फेज। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का जो फेज एंगल है वो तो हो गया ओमेगा टी। पिछले टर्म पे हम लोगों ने लिखा था वेलोसिटी। वेलोसिटी था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब अगर इसे हम लोग देखते हैं तो यहाँ जो वेलोसिटी का फेज एंगल है वो हो गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गया। ऐसे ही हम लोगों ने जो कल एक्सेलरेशन लिखा था, एक्सेलरेशन था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसे भी अगर हम लिखें तो ये होना चाहिए ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो यहाँ जो फेज एंगल मिलेगा हमें एक्सेलरेशन का वो हो गया ओमेगा टी प्लस पाई। तो ओमेगा टी प्लस पाई हो गया फेज एंगल ऑफ एक्सेलरेशन। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या हो गया? फेज एंगल ऑफ वेलोसिटी। ओमेगा टी क्या है? फेज एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इन्हें हम कायदे से अगर अरेंज करें तो इन्हें अगर हम अरेंज करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये तो हो गई भाई रेफरेंस लाइन, ये हो गई रेफरेंस लाइन हो गई। तो चलिए ये रही रेफरेंस लाइन। अब इस रेफरेंस लाइन पे ऐसे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और कहें कि ये है डिस्प्लेसमेंट, यानी ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितने एंगल पे है? ओमेगा टी। अब देखिए इस ओमेगा टी से, इस ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे ये हो गई भाई वेलोसिटी। तो 90 डिग्री आगे ये हो गई भाई वेलोसिटी हो गई। तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री पाई बाई 2। तो इसी रेफरेंस लाइन से जो वेलोसिटी का फेज है वो हो गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री आगे वेलोसिटी है। और अगर एक्सेलरेशन की बात यहाँ पे किया जाए तो एक्सेलरेशन के लिए देखिए जो एक्सेलरेशन है यहाँ, वो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये हो गया भाई एक्सेलरेशन। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी से 90 डिग्री आगे है, यानी पाई बाई 2 आगे चल रहा है। तो इस रेफरेंस लाइन से जो एंगल होगा वो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई, यानी रेफरेंस लाइन से एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस पाई। वेलोसिटी से 90 डिग्री आगे एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री आगे वेलोसिटी हो गई। तो ये जो इनका फेज बन के तैयार हुआ इसे हम लोग कहते हैं फेजर डायग्राम। तो ये फेजर डायग्राम है कि कौन कितने डिग्री आगे, कौन कितने डिग्री पीछे। ये हो गया फेजर डायग्राम। अब हम लोग यहीं पे बात करते हैं
इनिशियल फेज। तो देखिए फेज होता क्या है और फेज से हमें पहले पता क्या चलता है, पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फेज, यहाँ पे आपको एक सर्किल दिख रहा होगा। अब इस सर्किल में अगर हम लोग बात करें तो इस सर्किल में अगर अब हम लोग बात करें तो ये पार्टिकल है हमारा, और t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से चल करके ये यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पहुंच गया तो इतना सा ये जो एंगल बन के तैयार हुआ जिसे हम कह रहे हैं ओमेगा टी, और इमेजिनरी पार्टिकल हमारा यहाँ पे हो गया और ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ जो फेज है, यहाँ फेज एंगल की अगर हम बात करें तो वो क्या हो गया, ओमेगा टी। अब इस फेज से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक तो इस गिवन टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है और पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो फेज है इससे हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और यहीं से हमें पता चलेगा कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो फेज से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है, पहली एक तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और दूसरा पता चलता है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ जो ओमेगा टी हमें दिख रहा है, देखो ये क्या है, लेस देन π/2 है, 90 डिग्री से कम है। अब 90 डिग्री से कम है तो पार्टिकल हमारा किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। पोजीशन क्या है तो वो भी हम निकाल लेंगे, ए साइन ओमेगा। तो इस तरीके से दो बातें हमें पता चल गई कि पार्टिकल मूव किधर कर रहा है और किस जगह पे होगा, मेन पोजीशन से। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेन पोजीशन से मेजर होता है, ये भी आप जानते हैं। अब यहीं पे थोड़ी सी और बात करते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम आपसे कहें कि ये फिगर बना हुआ है और इस फिगर में अगर हम आपसे कहें कि जो पार्टिकल है हमारा वो यहाँ आ गया ऑसिलेट करता हुआ। अब ऑसिलेट करता हुआ अगर यहाँ आ गया तो ये इतना सा एंगल क्या हो गया, ओमेगा टी। अब यहाँ जो टाइम की वैल्यू है वो t/4 से ज्यादा होगी, t/4 से ज्यादा है तो भी पार्टिकल हमारा लौट के वापस आ रहा होगा। अब ऑसिलेशन करने वाला पार्टिकल तो यहाँ होगा और डाउनवर्ड मूव करके आ रहा होगा। तो यहाँ से देखिए हम इसकी ये पोजीशन भी निकाल लेते, ये पोजीशन भी निकाल लेते, और किस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है हम ये भी पता लगा लेते। तो यहाँ जो फेज है वो भी क्या है, ए साइन ओमेगा टी, मतलब t इज ग्रेटर देन t/4 देन एंगल विल बी मोर देन 90 डिग्री। यानी यहाँ ओमेगा टी क्या है, ग्रेटर देन π/2 है। तो ये हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है किससे, फेज से, कि इस समय पार्टिकल है कहाँ और मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है। उम्मीद है कि ये बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग इनिशियल फेज की। तो देखिए इनिशियल फेज क्या होता है, तो इनिशियल फेज के लिए यहाँ पे हमने एक ये सब बना लिया यानी ये दो फिगर हैं आपको जो हम दिखाने जा रहे हैं, और इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए इनिशियल फेज क्या होता है, हम लोग इनिशियल फेज की बात करते हैं। तो इनिशियल फेज के लिए देखिए मान लीजिए पार्टिकल हमारा यहाँ पे होता t इज इक्वल टू 0 पे, और t टाइम पे चल के पार्टिकल हमारा यहाँ पहुंच जाता। तो पहले ये जो पार्टिकल यहाँ था तो कितना एंगल बना रहा था, हमने लिख दिया डेल्टा। अब जब यहाँ ये चल करके पार्टिकल पहुंचेगा तो कितना एंगल टर्न हो जाएगा, ओमेगा टी, और हमारा SHM करने वाला पार्टिकल फिर यहाँ होगा और ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एंगल है यही है फेज, और इस समय जो फेज है वो फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा हो गया। अब हमें चाहिए इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज का मतलब होगा t इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल फेज कब मिलेगा, जब टाइम को अगर हम 0 लिखें
तो ये मिल गया डेल्टा। अब डेल्टा जो है यहाँ पे कैसा मिल रहा है हमें, पॉजिटिव। इसका मतलब पार्टिकल ने जो अपना एसएचएम स्टार्ट किया वो मेन पोजीशन के थोड़ा आगे से चलना शुरू किया। तो इनिशियल फेज यानी ये तो हो गया फेज। अब इस फेज में हमें लिखना होगा इनिशियल फेज, तो हम टाइम को क्या कर देंगे, जीरो। टाइम को जीरो करने के बाद जो भी वैल्यू बचती है वो होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज से पता चलती है कि t इज इक्वल टू जीरो पे हमारा पार्टिकल कहाँ पे था और कहाँ से उसने एसएचएम स्टार्ट किया। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। और इसकी अगर हम इक्वेशन लिखें तो हो जाना चाहिए a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और ये डेल्टा थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहेगा। अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ देखिए अगर हम कहें t इज इक्वल टू जीरो पे ये पार्टिकल यहाँ था। अब t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ था और कितना एंगल बना रहा था ये डेल्टा। अब यहाँ से चलना शुरू किया और t टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो टोटल कितना एंगल इसने ट्रेवल किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल हो गया ओमेगा टी। यानी ये इतना सा एंगल क्या होगा, ओमेगा टी माइनस डेल्टा हो गया। और हमारा जो एसएचएम वाला पार्टिकल है, इमेजिनरी पार्टिकल, वो यहाँ होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में ये ऐसे मूव कर रहा होगा, और ये इस समय इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो इतना सा एंगल दिख रहा है यही है फाई, और ये फेज कितना होगा यहाँ पे, तो ये हो गया ओमेगा टी माइनस डेल्टा। अब इस समय अगर हमें चाहिए होगा इसका इनिशियल फेज क्या है, तो हमें टाइम को जीरो लिखना पड़ेगा। टाइम को हम जीरो लिखेंगे तो मिलेगा इनिशियल फेज, और वो मिल गया माइनस डेल्टा। देखिए नेगेटिव साइन का मतलब है कि पार्टिकल ने जो एसएचएम स्टार्ट किया वो मेन पोजीशन के थोड़ा पीछे से स्टार्ट किया, और प्लस था यहाँ पे देखिए प्लस डेल्टा, तो इसका मतलब है पार्टिकल ने जो एसएचएम स्टार्ट किया वो मेन पोजीशन से थोड़ा आगे से स्टार्ट किया। तो ये इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। फेज से क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड पोजीशन। दूसरी चीज इनिशियल फेज यानी इनिशियली t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ने जो एसएचएम स्टार्ट किया उसने कहाँ से स्टार्ट किया, मेन पोजीशन के आगे से स्टार्ट किया या मेन पोजीशन के पीछे से स्टार्ट किया। तो ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी इन एसएचएम। तो अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी इन एसएचएम। तो एनर्जी की अगर हम लोग बात करें कि एसएचएम में एनर्जी क्या होगी, तो देखिए एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होता है। और यहाँ पे जो फोर्स जिसको हम लोगों ने कहा था कि ये रेस्टोरिंग फोर्स होता है, तो रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो एनर्जी यहाँ दो होंगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी लिखना पड़ेगा हमें। अब इस मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसके दो पार्ट होंगे, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बात करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी की। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो पार्टिकल देखिए ऐसे ही कर रहा है एसएचएम। अब पार्टिकल अगर ऐसे एसएचएम कर रहा है तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी हम लोगों ने लिखी थी वो वेलोसिटी थी पार्टिकल की, तो पार्टिकल जब हमारा मेन पोजीशन से, ये मेन पोजीशन होगी, यहाँ से जब ये आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, एसएचएम स्टार्ट किया जीरो टाइम पे और टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तब हम लोगों ने लिखा था कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब पार्टिकल की अगर वेलोसिटी है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो फिर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो होना चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर, और हम लिखेंगे यहाँ पे हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हो गई भाई काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम ऐसे लिख लें कि K इज इक्वल टू के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये जो के नॉट हमने यहाँ पे लिख रखा है के नॉट, ये के नॉट क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। के नॉट क्या चीज है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और इसी के नॉट का मतलब है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो मिलता है कि ये एनर्जी भी टाइम का फंक्शन हो गई, यानी ये एनर्जी भी यहाँ पे ऑसिलेट करना चाहिए। अब एनर्जी अगर ऑसिलेट करेगी तो कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अब कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी और टाइम की बात करें तो ये इस तरीके से ग्राफ बनना चाहिए इसका, यानी काइनेटिक एनर्जी और टाइम का। काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर नहीं भी होता तो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है? के नॉट। अब देखिए यहाँ पे ये तो काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ हो गया, लेकिन अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, इस ग्राफ से कुछ तो समझ में आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो हम देख लेते हैं क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए देखिए हम लोगों ने पढ़ा होगा पहले कभी cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते तो ये हो जाता 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा। यानी अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को एक्सपेंड करके लिखें तो ये हो गया था k नॉट बाई 2 प्लस k नॉट बाई 2 cos 2 ओमेगा टी। यानी ये इक्वेशन हमारे पास बन के तैयार होती है। अब इस इक्वेशन में अगर और थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमने लिख रखा है 2 मेगा, तो ये 2 मेगा क्या हो गया? कहेंगे ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 2 मेगा है। और ओमेगा क्या है यहाँ पे? कहेंगे ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल हमारा एसएचएम कर रहा है उस पार्टिकल की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो तो ओमेगा है, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की ड्यूरिंग एसएचएम वो एंगुलर वेलोसिटी है 2 मेगा, यानी डबल हो गई। अब जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी की डबल है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? डबल होगी। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगी 2 टाइम, ये होगी 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें यहीं पे कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है उसका हाफ। यानी पार्टिकल अगर एक ऑसिलेशन करता है 2 मिनट में तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा वो 1 मिनट में होगा। यानी अगर 1 सेकेंड में पार्टिकल ऑसिलेट करता है 5 बार तो काइनेटिक एनर्जी उतने ही टाइम में 10 बार ऑसिलेट कर जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम पीरियड है वो पार्टिकल के टाइम पीरियड का आधा है, और काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से डबल है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखें यानी कि एवरेज, तो फिर टाइम का फंक्शन है, तो क्या लिखा हमने कि dt इंटीग्रेशन ओवर dt इंटीग्रेशन। अब की ये तो हो गया भाई k नॉट cos स्क्वायर ओमेगा टी dt इंटीग्रेशन ओवर dt इंटीग्रेशन। तो यहाँ से मिल गया हमको k नॉट बाई 2, यानी ये होना चाहिए 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
अच्छा, हम लोग जानते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt इंटीग्रेशन ओवर dt इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी dt इंटीग्रेशन ओवर dt इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होती है 1/2। यानी एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज हाफ। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। फिर देखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग देखेंगे एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगी? तो ये हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे अगर ध्यान से देखा जाए, ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ ये जो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने लिखी है, अगर इसको हम अपने रेफरेंस फ्रेम से समझने की कोशिश करें, तो रेफरेंस फ्रेम से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखिए जब पार्टिकल हमारा यहाँ पे होगा, ये है मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन पे y की वैल्यू क्या होती है भाई? 0। तो वेलोसिटी यहाँ मेन पोजीशन पे क्या होती है? मैक्सिमम। तो यहाँ जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो भी मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी? तो हम लिख देंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे होगी? मेन पोजीशन पे होगी, हाफ m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब पार्टिकल जो हमारा चल के यहाँ पहुंचेगा और कितनी दूर पे है इस समय मेन पोजीशन से? y डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। तो इस समय जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन जब ये पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो इस समय y इक्वल टू ए होगा और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। उम्मीद है कि ये बात भी आप समझ गए होंगे। अगर इतनी सारी बातें क्लियर हैं तो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने अभी अभी लिखी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी को अगर हम कायदे से अरेंज कर ले तो ये हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इतना सा जो टर्म दिख रहा है ये क्या है? कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो एक जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल a माइनस बी एक्स स्क्वायर। और इसको देख करके हम लोग कहते हैं कि ये इक्वेशन होगी पैराबोला। पैराबोला माइनस साइन दिख रहा है यानी ओपनिंग किधर होगी? डाउनवर्ड। तो इसके बेस पे यानी इसका जो ग्राफ होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का, वो इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा। ये तो एक्सट्रीम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया भाई मेन पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए इस पॉइंट पे क्या है? मैक्सिमम है। और मैक्सिमम है तो कितनी है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 0। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करें तो y की वैल्यू a के बराबर हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। एग्जैक्टली सेम कंडीशन यहाँ पर भी y इज इक्वल क्या हो गया? a। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। और मिनिमम कितनी हो जाएगी? 0। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी वैरी करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ये हो गया ग्राफ, जो मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगी। अब इसके बाद में देखते हैं भाई एवरेज वैल्यू। अगर हम यहाँ पर लिखें एवरेज वैल्यू,
एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक कहेंगे, फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। अब मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन तो फिर के एवरेज क्या होना चाहिए, लिखते के डी वाई इंटीग्रेशन ओवर डी वाई इंटीग्रेशन, क्योंकि फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हो गया भाई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ कर दिया हमने डी वाई, इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो गया डी वाई, इसे भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से ए, फ्रॉम 0 टू ए। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डी वाई इंटीग्रेशन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन अपॉन में डी वाई इंटीग्रेशन हो गया ए। तो ये रहा एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a, यहाँ पे हो गया भाई ए की पावर 3 और ये हो गया ए की पावर 3/3। अब इन्हें अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो ये आएगा 1/3 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो फिर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी को तो हम लोग पहले से जानते हैं कि ये होता है नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम SHM की बात करें, यानी ये तो हो गया देखो एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी हो गया भाई एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हो गया मेन पोजीशन। अब यहाँ से देखिए अगर पार्टिकल हमारा यहाँ पे पहुंच गया, अब ये पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये हो गया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, कितना लिख दिया हमने x। तो फिर यहाँ जो फोर्स होगा वो तो मेन पोजीशन की तरफ होगा, कितना होना चाहिए फोर्स, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी इतना सा ये फोर्स लग रहा होगा। अब अगर पार्टिकल मान लीजिए थोड़ा सा और आगे मूव करता, कितना मूव कर जाता, dx। अब dx अगर ये पार्टिकल हमारा मूव करता कितनी डिस्टेंस, dx मूव करता, तो यहाँ पे जो वर्क होता वो होता dw। अब dw क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखते f dx cos 180, वर्क का जो फॉर्मूला होता है, यानी ये हो गया माइनस m ओमेगा स्क्वायर x और dx। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट किया तो इसको कहाँ से कहाँ तक किया, यानी इसकी कोई लिमिट चाहिए, तो लिमिट के लिए देखिए, तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें अब इसकी लिमिट की, तो पार्टिकल यहाँ पे था और ये पॉइंट क्या था, मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन यहाँ से चल करके पार्टिकल अभी कहाँ बताया था मैंने, x डिस्टेंस। अब अगर हम कहें कि नहीं पार्टिकल जब हमारा यहाँ पहुंच गया, यानी अब कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका y। तो देखिए मेन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को हमने लिख दिया u0, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, u हो गई। तो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम लोग यहाँ लिखते भाई कि जो कंजर्वेटिव फोर्स था हमारा dw, वो dw कितना था, माइनस का k, यानी अभी अभी हम लोगों ने लिखा था माइनस m ओमेगा स्क्वायर x और dx। अब इसकी हम लिमिट डाल देते भाई 0 से y, तो ये वर्क हमें मिल जाता माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये इतना हो गया नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी u होगी, इनिशियल हमने मान लिया u0, और ये होना चाहिए था माइनस WC, यानी लिखते हैं हम यहाँ पे माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये u हमें मिल गया पोटेंशियल एनर्जी u0 इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। बट
potential energy is the negative times work done by conservative force, and conservative forces are position dependent force. Then potential energy is also depends on position. अब पोजीशन हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? मेन पोजीशन से। मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो यू नॉट क्या हो गया? जीरो। यानी यू क्या है? फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो एट एम पी यानी मेन पोजीशन पे वाई क्या होगा? जीरो। तो यू नॉट क्या हो जाएगा? जीरो। और जो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिली वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? यू इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। इतनी बात क्लियर होगी? चलिए फिर देखते हैं। अब यहीं पे अगर हम लोग इस पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यानी पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है भाई? वाई पे डिपेंड कर रही है। अब वाई पे डिपेंड कर रही है तो रेफरेंस लाइन से इसको समझते हैं। अब रेफरेंस लाइन से इसे समझने के लिए ये हो गया भाई हमारा अपना रेफरेंस लाइन, यही से हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की थी। तो जब यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा जिसको हम कहते हैं मेन पोजीशन, और मेन पोजीशन पे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम। और मिनिमम कितनी हो गई? जीरो। यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट मेन पोजीशन इज जीरो। अब आगे बढ़ते हैं आगे। यानी जब पार्टिकल हमारा यहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ पहुंच गया होगा कितने डिस्प्लेसमेंट पे? वाई। तो इस समय जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है? ए। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम कितनी होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी ड्यूरिंग एसएचएम पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम कहाँ पे होगी? मेन पोजीशन पे। मैक्सिमम कहाँ होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे। यानी मेन पोजीशन से धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और जब पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसी का ठीक उल्टा हम लोगों ने पढ़ रखा था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी? मेन पोजीशन पे। मिनिमम कहाँ पे होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ मैक्सिमम है, डिक्रीज होकर के क्या हो रही है? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो है, इंक्रीज होकर यहाँ क्या हो रही है? मैक्सिमम। तो ये दोनों उल्टा हो गए। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाए तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोगों ने लिखा कि U इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये है पैराबोला की इक्वेशन। अब पैराबोला है तो ग्राफ भी क्या होगा? पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनेगा तो पैराबोला बना देते हैं। तो यानी इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा। अब यहाँ अगर हम बात करें तो ये तो एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ y की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। लेकिन ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है मेन पोजीशन। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? जीरो। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? जीरो। और ये फिर एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। फिर ये इतना डिस्प्लेसमेंट y क्या हो गया? a हो गया। तो यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। कितनी होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कहाँ पे है? कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे है। मेन पोजीशन पे क्या है? जीरो है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एवरेज वैल्यू निकालें, यानी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, तो एवरेज अगर चाहिए, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, तो यू एवरेज इज इक्वल क्या होगा? लिखते हैं हम यू डी वाई इंटीग्रेशन ओवर डी वाई इंटीग्रेशन। यू की जगह पे तो हमने लिख दिया भाई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी वाई। अब इसे अगर हम इंटीग्रेट कर लें जीरो से ए, ये भी हो गया भाई डी वाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करेंगे जीरो से ए।
तो ये इंटीग्रेट होकर के हमें मिलना चाहिए यू एवरेज हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर 3/3, और डी वाई इंटीग्रेशन क्या हो गया ए, तो ये मिल गया 1/6 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये थी पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की बात करें तो देखिए अभी अभी जो लिख रखा था हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी की हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, बट वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी u इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं u नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन बन के तैयार हुई पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी देख करके लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी भी ऑसिलेट करेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ ऑसिलेट करेगी तो फिर इसका टाइम पीरियड होना चाहिए, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। और यहाँ अगर हम पहले बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी इधर तो हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी और इधर क्या लिख रखा है टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी देखिए मेन पोजीशन यानी टाइम को जब हम कहेंगे 0 तो ओमेगा टी क्या होना चाहिए 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 हुआ करती है, इसलिए ग्राफ कहाँ से शुरू होगा 0, यानी t इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल हमारा था मेन पोजीशन पे, और मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, इसलिए ये 0 हो गई। इतनी बात समझ गए आप। अब देखते हैं इसकी एवरेज वैल्यू। तो अगर इसकी हम एवरेज वैल्यू लिखें तो फिर हमें लिखना होता है u dt इंटीग्रेशन ओवर dt इंटीग्रेशन। अब यहाँ तो हमने लिख दिया भाई u नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये रहा dt। अब इसे अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो यहाँ से हमको फिर मिल जाएगा u नॉट, और ये हो गया 1/2, क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज 1/2। तो यानी ये भी हो गई 1/4 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गई इसकी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का, तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए फिर से हम लोग वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर हम लिखते 2 साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो गया था 1 - cos 2 थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या होगा 1/2 1 - cos 2 थीटा। अब इसी के बेस पे अगर हम अरेंज करें तो ये हो गया, फिर देखो u इज इक्वल टू u0/2 माइनस u0/2 cos 2 ओमेगा टी। और जैसे ही हमें 2 ओमेगा टी मिला समझ में आ गया कि इसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 2 ओमेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी की भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पार्टिकल से डबल है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी की भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पार्टिकल से डबल है तो फ्रीक्वेंसी भी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से डबल होगी, और टाइम पीरियड काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का पार्टिकल के टाइम पीरियड का हाफ होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल है तो टाइम पीरियड हाफ होगा। यह हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है टाइम पीरियड है वो सेम होगा। तो उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे, टाइम पीरियड पार्टिकल से आधा होगा, फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से डबल होगी, और काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। अब इतनी सी बातें अगर आप समझ गए हैं तो फिर हम लोग कुछ
और डिस्कशन करते हैं इसी में। अब जैसे देखिए, अभी अभी एक छोटी सी बात करते हैं हम लोग, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल कहाँ पे होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। तो अब ये दोनों इक्वल कहाँ होंगे, उसके लिए इनको हमने इक्वल कर दिया। तो ये हो गया देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। सॉल्व करते यहाँ पे तो y इज इक्वल टू मिलेगा a अपान रूट टू, या y इज इक्वल टू होगा 0.707 a। यानी जब पार्टिकल मेन पोजीशन से लगभग 70% एम्पलीट्यूड चल चुका होगा, यानी अपने टोटल डिस्प्लेसमेंट का 70% चल चुका होगा, तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे इक्वल होंगे, तो जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा a बाई रूट टू, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल एनर्जी की, यानी टोटल एनर्जी क्या होगी, तो देखिए टोटल एनर्जी की अगर बात किया जाए तो ये होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब अगर हम इस एनर्जी को लिखते हैं, यानी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और पोटेंशियल एनर्जी को लिख दिया हमने हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये वैल्यू 1 हुआ करती है। तो जो टोटल एनर्जी हमें मिली वो क्या हो गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की, वो ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी उतना डिक्रीज होती है, लेकिन हर टाइम पे, किसी भी टाइम की बात करें, फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी टोटल कितनी ही एनर्जी होगी। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, या टोटल एनर्जी जो भी है पार्टिकल की, वो सब होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब जब टोटल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी हर टाइम पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी अगर हम एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं तो ये एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट, यानी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। टोटल एनर्जी पार्टिकल की ऑसिलेट नहीं करती है, काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट होगी, पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट टोटल एनर्जी एट एवरी टाइम रिमेन कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ये ऑसिलेट नहीं कर रही, इसलिए फ्रीक्वेंसी होगा 0। और अगर इसके टाइम पीरियड की बात किया जाए तो इसका टाइम पीरियड होगा इनफाइनाइट। तो टोटल एनर्जी का जो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट है। टोटल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि टोटल एनर्जी हर टाइम पे उतनी ही होती है, ना कम होती है ना ज़्यादा, यानी टाइम के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब ये बात समझ गए हैं तो यहाँ पे हम लोग एक फ़ायदा उठाते हैं कि जब टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका dE अपॉन dt अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम किसी पोजीशन पे पर्टिकुलर बात करें तो टोटल एनर्जी क्या होगी, वही काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी। काइनेटिक क्या लिखे थे अभी हम लोगों ने, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई डिस्टेंस की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर।
अब अगर हमने इसको ऐड किया तो यहाँ से भी हमको क्या मिला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी पार्टिकल की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे अगर हम यहीं पे बात करते हैं, ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब इस रेफरेंस पॉइंट पे अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो ये तो था एमपी, और एमपी में काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम, कितनी थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ थी मिनिमम, कितनी थी, 0 थी। तो यहाँ की जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब पार्टिकल जब इस पॉइंट पे पहुंच गया, यानी मेन पोजीशन से वाई डिस्टेंस पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। टोटल एनर्जी अगर इन दोनों के सम की बात करें तो टोटल एनर्जी यहाँ भी हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बात करते हैं इस एक्सट्रीम पोजीशन की। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो वो क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक आप किसी भी पॉइंट पे हो, किसी भी पॉइंट पे, वहाँ पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और वो होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी चेंज नहीं होगी, ना टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी, ना पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज होगी। यानी यहाँ पर भी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इधर हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट और इधर हो गई एनर्जी, तो एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। इसलिए इस टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी अभी भी क्या होगी, 0 होगी। टाइम पीरियड अभी भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और जरूरत पड़ने पे डी अपॉन डी वाई अगर हम निकालेंगे तो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और इस डी अपॉन डी वाई का इस्तेमाल करेंगे हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, यानी बहुत छोटी सी बात है, और वो छोटी सी बात क्या है, तो ये हो गया, देखिए जहाँ पे पार्टिकल हमारा SHM करेगा, पार्टिकल हमारा जो SHM करेगा चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया भाई मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन और पार्टिकल हमारा यहाँ पहुँच गया। इस समय पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, a/2 हो गया। a/2 हो गया तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, हम कहेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू a/2 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4 हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का 3/4 यानी 75% होगी। यानी जब पार्टिकल मेन पोजीशन से a/2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका होगा तो उस समय जो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है वो 75% है टोटल एनर्जी की। और यहाँ पे अब 75% हो गई काइनेटिक एनर्जी, तो बची कितनी, 25%। और वो 25% क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब वाई की अगर हम वैल्यू लिख दें यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी हो गया ए स्क्वायर बाई 4, यानी 1/4 को अगर हम किनारे करें तो ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ये भी हो गया 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। तो हाफ एम पे ट्यूब चलने पे काइनेटिक एनर्जी होगी 75%, पोटेंशियल एनर्जी होगी 25%। समझ गए भाई।
तो इस तरीके से वेरिएशन होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। अब हम लोग बात करते हैं कि एनर्जी का इस्तेमाल टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब देखिए हमने यहाँ पे आपको बोल दिया कि ये है एक स्प्रिंग और ये जो स्प्रिंग है उससे एक ये ब्लॉक कनेक्ट है जिसका मास है m। अभी मान लीजिए ये रिलैक्स पोजीशन पे है, रिलैक्स पॉइंट पे है तो इसको हम मेन पोजीशन कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा। तो यहाँ जब कंप्रेस होकर स्प्रिंग आएगी तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन होगा। अब मान लीजिए ये जो स्प्रिंग देख रहे हैं हम लोग, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है हमारा यहाँ से मूव करके मान लीजिए यहाँ पे आ गया और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ये मूव कर रहा है, तो इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। और इतनी सी डिस्टेंस की अगर बात करें तो देखिए इतनी एक्स डिफॉर्मेशन भी स्प्रिंग में हो चुका है। यानी अगर मेन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस ब्लॉक आगे निकल गया, एक्स डिस्टेंस, अब एक्स डिस्टेंस अगर आगे निकल गया ब्लॉक तो स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन कितना हो गया, एक्स, स्प्रिंग का इलोंगेशन एक्स हो गया। और पार्टिकल के पास यानी ब्लॉक के पास वेलोसिटी कितनी है v। अब ब्लॉक के पास वेलोसिटी v है तो यहाँ जो टोटल एनर्जी होना चाहिए वो होना चाहिए हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस होना चाहिए हाफ m v स्क्वायर। ये इसके पास में टोटल एनर्जी होना चाहिए। अब ये जो टोटल एनर्जी है देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में टोटल एनर्जी क्या थी, कांस्टेंट थी, ना कहीं कम थी ना कहीं ज्यादा। डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट मोशन। तो हम इसे डी अपॉन डी टी कर सकते हैं और डी अपॉन डी टी इसका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो डी अपॉन डी टी अगर करें तो ये हो गया हाफ के 2x dx अपॉन डी टी। ये लो काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट किया हमने, हो गया हाफ m 2v dv अपॉन dt। अब d अपॉन dt को हम लोगों ने क्या लिख रखा है, जीरो। d अपॉन dt हो गया जीरो क्योंकि टोटल एनर्जी थ्रू आउट मोशन रहती है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो यहाँ मिला हमें kx dx अपॉन dt प्लस mv dv अपॉन dt। डिफरेंशिएट करके सॉल्व किया। अब अगर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं यानी mv dv अपॉन dt तो ये हो गया माइनस के एक्स डी एक्स अपॉन डी टी एंड डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और डी एक्स अपॉन डी टी आपस में कैंसिल हो गए, मिला के हमको एम डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो डी वी अपॉन डी टी हो गया माइनस के बाई एम इंटू एक्स। डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है कहेंगे, डबल डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया माइनस के बाई एम इंटू एक्स और माइनस के बाई एम इंटू एक्स लिखा। तो के बाई एम क्या होता है, कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा मिल गया हमको रूट के बाई एम और हमने टाइम पीरियड निकाल लिया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए सेम यानी वही स्प्रिंग है, वही स्प्रिंग कांस्टेंट है, ब्लॉक लगा हुआ है और ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से v। स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन भी है, कितना डिफॉर्मेशन है x। तो हम फिर से अगर उसकी एनर्जी लिखें तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि टोटल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी कांस्टेंट होती है, विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन भी कांस्टेंट होती है। तो हम अब इसको विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन अगर डिफरेंशिएट करें यानी डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट है इसलिए क्या होगा, जीरो होगा। डिफरेंशिएट किया हमने हाफ एम टू वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस हाफ के इंटू टू एक्स और डी अपॉन डी एक्स को हम लोगों ने जीरो लिखा तो हो गया एम वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस के एक्स। अब इसे सॉल्व किया यानी एम वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब देखिए वी डी वी अपॉन डी एक्स एक्सेलरेशन होता है तो हमने यहाँ निकाला वी डी वी अपॉन डी एक्स जो हो गया माइनस के बाई एम इंटू एक्स
और v dv अपॉन dx एक्सेलरेशन है, जिसको हम कहते हैं डबल डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये हो गया माइनस k बाई एम इंटू एक्स। तो यहाँ से मिल गया हमें ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, k बाई एम, ओमेगा होगा रूट k बाई एम, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो इस तरीके से हम लोगों ने एनर्जी मेथड यूज किया और टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। तो एनर्जी मेथड थोड़ा इजी होता है एज कंपेयर टू अदर मेथड। तो अभी हम लोग इतनी बातें डिस्कस कर चुके हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, फिजिकल पेंडुलम, टॉर्सनल पेंडुलम, और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी फेज और फेजर डायग्राम से रिलेटेड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करें, डिफरेंट मेथड, लेकिन वो होगा अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।